हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनजास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट पे लग चुके हैं। आईटी वालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचना, फाइनेंस वालों के लिए तो है ही, आईटी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सूचना कि आज शाम से AI/ML के वीडियोस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक मिलने शुरू हो जाएं। ठीक है, परेशान हैं आप सभी क्योंकि इसके न डिटेल वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा, इसके बाद जैसे हमारे पास थोड़ा और समय रहेगा तो हम इसके डिटेल वीडियो भी मैं आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, ये उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसकी जो बुक्स हैं वो तो ऑलरेडी मार्केट में हमने अवेलेबल करा रखी हैं। यदि किसी को बुक्स चाहिए आईटी सब्जेक्ट की स्पेशली, तो वो हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकता है और पूरे कोर्स भी खरीद सकते हैं। अभी भी कोर्स के ऑर्डर आ रहे हैं, तो जिनके भी अगर नोट्स नहीं बने और वो बुक बाय करना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, 799 इसकी प्राइस है, उससे बाय कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 9 क्वेश्चन, और जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। कितने हैं टोटल? 14 क्वेश्चन हैं। जी हाँ, जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन कौन से टैक्स जो रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग लगते हैं वो बताइए। तो रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं एक नॉर्मल रेसिडेंट बंदा, एक NRI का, तो जब हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके अंदर 3 कैटेगरी बताई गई है। एक तो होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट और एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ये बात क्लियर हो गई? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस प्ले, अब उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि अगर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको वहां पे भी, जैसे कि नॉन रिलायबल इंडियन, जैसे कि अमेरिका में कोई, कनाडा में भारत का कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको वहां पे कैनेडियन गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स देना होता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है। उसको डबल टैक्सेशन सिस्टम लगता है क्योंकि उसकी 2 जगह इनकम है। तो उसी तरीके से जो नॉन रेसिडेंट्स है उनको यहाँ पे टैक्स नहीं देना होगा, उनको वहां पर टैक्स देना होगा जिस देश के वो वासी है, लाइक फॉरेनर्स, है ना। तो और रेसिडेंट पर्सन को यहीं पे टैक्स देना होता है। तो ये एक टैक्स की कैटेगरी है। लेकिन अपन पहले होता कौन है रेसिडेंट, तो इसके अंदर इनकम टैक्स ने कुछ डेज के अकॉर्डिंग एक फिक्स क्राइटेरिया कर रखा है कि इतने दिन रहोगे तो रेसिडेंट कहलाओगे, इतने दिन नहीं रहोगे तो नॉन रेसिडेंट कहलाओगे। तो जैसे कि इंडिविजुअल के अंदर उसने कह रखा है कि इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिलमेंट कर देता है तो वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है? रेसिडेंट पर्सन कहलाता है। क्या कहता है कि वो 182 दिन रहे। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, उसके अंदर 182 दिन यानी कि 1 साल के अंदर 182 डेज वो निवासी हो भारत के अंदर, या अगर वो ना रह रहा हो तो केवल 60 दिन रहे और पिछले जो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स हैं उनमें 365 डेज वो रहता हो। इसका क्या मतलब है सर? जैसे कि लास्ट ईयर तो 182 दिन यानी कि कम से कम आप 6 महीना मान के चलो, 6 महीना मान के चलो, और 182 डेज करेक्ट कह रखा है क्योंकि कहीं 31 का है, कहीं 28 का है, अभी तो 29 का आया था फरवरी। तो 182 डेज का क्लोज है। या इसके अलावा लास्ट ईयर वो 60 डेज रहता हो और इसके प्रीवियस प्रीसीडिंग जो 4 फाइनेंशियल ईयर है उसमें 365 डेज रहता हो। अगर ये कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। तो नॉन इंडिविजुअल कंसिडर नॉन रेसिडेंट ही डज नॉट मीट एनी कंडीशन ऑफ मेंशन अबव, यानी कि ये जो ऊपर की दोनों कंडीशन है इनको वो फुलफिलमेंट नहीं करता तो वो क्या कहलाता है? नॉन रेसिडेंट कहलाता है। समझ में आ गया? रेसिडेंट कौन है? जो 182 दिन से ज्यादा रहता हो देश के अंदर, नहीं रह पाता तो पिछले साल 60 दिन रहा हो, 60 डेज रहा हो, और उसके जो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स हैं, लाइक कि जो लास्ट 22-23 में रहा हो और उसके प्रीसीडिंग 4 ईयर्स लाइक कि 21-22 है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चल रहा है, 20-21, 19-20, तो उसमें लास्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स के अंदर वो 365 डेज रहा हो। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के अंदर क्या, रेसिडेंट तो है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बेसिकली NRI भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना। अब ये क्या रेसिडेंट होते हैं? ये रेसिडेंट तो नहीं है, इसलिए इनको रेसिडेंट्स की तरह हम टैक्स नहीं लगाते, इनमें ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम इनके ऊपर चल रहा होता है। ये क्या कह रहा है? वाज अ नॉन रेसिडेंट, यानी कि नॉन रेसिडेंट 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले 10 में से 9 साल में ये कौन रहे हो? नॉन रेसिडेंट रहे हो, यानी कि ऊपर में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई हो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, और स्टे इन इंडिया 729 डेज और लेस इन द 7 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है प्रीवियस वाले उनमें 729 या उससे कम दिनों में ये रहे हुए हो, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं?
रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनआरआई की कैटेगरी। अब सर इसमें क्या मतलब है, हमको फाइनेंस के अंदर कितना ध्यान में रखना है? देखो इनकम टैक्स पर्पज से तो अपने को रेसिडेंट का ही टैक्स कैलकुलेट करना होता है। नॉन रेसिडेंट्स के अंदर हम सीए लेवल पे जाके टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और उसमें भी सीए को दिक्कत आती है क्योंकि जो अमेरिकन टैक्स लो है, लाइक कि अब मेरी कुछ बुक्स हैं जो अमेरिका में भी सेल होती है, और अमेरिका में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, यानी वहाँ का कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही है। इंडिया में भी मोदी गवर्नमेंट ऐसा प्रयास कर रही है कि कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर एक हो जाए, लेकिन अभी तो दूर दूर तक ऐसा कोई दिखता नहीं है। तो ये जब सारे ईयर एक साथ हो जाते हैं तो मेरे को वहां पे भी अमेरिकन गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स देना होता है। वहां की बुक सेलिंग पे जो रॉयल्टी इनकम जनरेट होती है, और इंडियन गवर्नमेंट को जो हमारी बुक्स यहाँ पे सेल होती है, इसके ऊपर भी प्रॉफिट के ऊपर वो हमसे टैक्स लगाती है। तो ये बेसिकली पॉइंट है, लाइक कि हमारे यहाँ पे जो बुक्स है वो जीएसटी के दायरे पे उस पर 0% है ना, प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है, लेकिन जो बुक सेलिंग है उस पर जीएसटी नहीं इंक्लूड किया जाता। लेकिन अमेरिका के अंदर जो प्रॉफिट है वो उसके ऊपर तो टैक्स लगता है, और वहाँ पर जो बुक सेलिंग है वो एक चार्जेबल आइटम है। ठीक है, अब टैक्सेशन ऑफ स्पेसिफिक इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, जैसे कि रेसिडेंट में हम इसको अच्छे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, टाइप्स ऑफ द इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। ये मैं अभी ही कुछ आगे वाले वीडियोस में इसी में सीरीज में बनाने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार बताता है कि टाइप्स ऑफ इनकम बताइए और उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का एक डमी कैलकुलेशन करके बताइए। इसके अलावा फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम वो इनकम जो हमने फॉरेन में अर्न करी हो। मान लेते हैं मैं किसी देश में गया और वहां पे मुझे कोई गेस्ट लेक्चर्स के लिए बोला गया, जैसे मैंने वहां पे गेस्ट लेक्चर दिए, मेरे को उन सर्विसेज का कुछ अमाउंट मिला, तो वो फॉरेन इनकम होगी। वहां पर वो गवर्नमेंट मेरे से उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, जबकि इंडियन गवर्नमेंट मेरे को अदर हेड में लेके उसके ऊपर टैक्स लगाती है, वो फॉरेन इनकम होती है। अब एक होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मतलब कि अगर मैंने वहां पे भी अगर इसके ऊपर टैक्स दे दिया और फिर इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है, तो मेरे को डबल टैक्स देना होता है एक सिंगल इनकम के ऊपर, ये गलत है। लेकिन यदि मैंने वहां पे टैक्स दे दिया है तो मैं यहां टैक्स नहीं दूंगा, और यहां पे टैक्स दे रहा हूं तो वहां पे टैक्स नहीं दूंगा। इस तरीके के एग्रीमेंट नॉर्मली कंट्रीज के मध्य हुए जाते हैं, इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यानी कि कोई फॉरेनर है या नॉन रेसिडेंट है, वो अपनी कंट्री में ही टैक्स दे, वहां की भले जैसे कि मैकडी की कंपनी इंडिया के अंदर आई, पेपे जींस इंडिया के अंदर आई, लेवाइस इंडिया के अंदर आई, तो ये क्या है, जैसे कि ये सारे फॉरेन के ब्रांड हैं। अब कुछ ब्रांड इंडिया ने टेक ओवर भी कर लिया इनमें से, लेकिन यूजुअली अपन मान लेते हैं कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में व्यापार करती है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न करती है इसके ऊपर वो टैक्स तो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ देती है, लेकिन प्रॉफिट सारा काम माइग्रेट करके ले जाती है, उसके देश में ले जाती है। इसी तरीके से इसी को ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर आता है कंक्लूजन। ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि जो इनकम पे एक बार किसी देश ने टैक्स लगा दिया, दूसरा देश उसके ऊपर सेम टैक्स ना एप्लीकेबल करे, इसलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनाए गए। ठीक है, इसमें जो स्पेशल प्रिविलेज मिलता है वो नॉन रेसिडेंट्स को ही मिलता है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। अगर मैं किसी देश में गया और वहाँ का कोई रेसिडेंट नहीं हूँ, किसी जापान में गए, हम चीन में गए, है ना, हम अमेरिका गए, तो वहाँ पे जाके अगर मैंने कोई लेक्चर डिलीवर करा, कुछ काम किया जिससे मुझे इनकम अर्न हुई, और फिर मैं मेरे देश में आऊँगा, तो मेरे को उस इनकम पे देश में टैक्स देना होगा, ना कि उस जगह जाके। लेकिन यही कैटेगरी अगर अब मैं नॉन रेसिडेंट की जगह क्या हो जाता हूँ, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हो जाता हूँ, या एनआरआई की कैटेगरी के अंदर हम आ जाते हैं, तब मेरे को उस देश के अंदर भी टैक्स देना होगा और इधर भी टैक्स देना होगा, जितनी मैं इनकम यहां पर लेकर आऊंगा, और उस देश में जो मैंने इनकम अर्न करी वो वहीं पे, क्योंकि मैं बेसिकली हूं भारत का निवासी, लेकिन रह वहां रहा हूं, कमा वहां रहा हूं, सारी इनकम सोर्सेज यूटिलाइजेशन वहीं हो रहा है। तो ये बात होती है, और फॉरेन इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लगता ही नहीं है, इसलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करे जाते हैं। ठीक है, और फॉरेन इनकम को वहां पे टैक्स दिया जाएगा। तो इसके साथ ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, एक छोटा सा डमी आ जाता है पार्ट बी के अंदर, बार बार मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्लोज 182 डेज, 792 डेज, 729 डेज, 60 डेज, ये याद कर लेना टर्म्स, बहुत इजी है। जल्दी इसकी पीपीटी अभी व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, तो आपको काफ़ी इजी होगा पढ़ने के लिए, और डिटेल वीडियोस में तो मैंने इसको अच्छे से समझाया। इसके साथ में डिटेल वीडियोस का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ताकि आपको और ईजी हो जाएगा। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।